डॉक्टर रवि पटेल जी। जी नमस्ते। नमस्ते। हम भी जानना चाहते और मेलघाट के आदिवासी समुदाय व अन्य समुदाय के लोग भी जानना चाहते हैं, महिला पुरुष जानना चाहते, युवक जानना चाहते कि ये तापी मेगा रिचार्ज क्या है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस संदर्भ में मेलघाट के सभी नागरिकों को इसकी जानकारी मिले। तो कृपया आप तापी मेगा रिचार्ज के संदर्भ में हमें बताएंगे, गांव के लोगों को बताएंगे। देखिए, जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें तापी पुनर्भरण जो ऐसा कहा जा रहा है, इसमें 8.31 टीएमसी पानी रुकने का सरकार के द्वारा बताया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 3 बड़ी नहर निकलेंगी। और इसमें मुझे ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है कि मेलघाट के और मध्य प्रदेश के ये दोनों मिलाकर के 8,118 हेक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र में जाने वाली। और ये जो प्रक्रिया है, ये उनका ये कहना है कि जो परमेबल जो भाग है, मतलब पाजर वाला जो है या भूभ्रंश है, इसको लेकर के बजाड़ा झोड़ना, ऐसे 2-3 शब्द का इसमें ज़्यादा प्रयोग किया गया। लेकिन ये तीनों शब्द बड़ा विरोधाभासी शब्द है। भूभ्रंश में क्या होता है, जो फॉल्ट एरिया होता है वहाँ पर इसके बहुत से प्रकार है, लेकिन इतना तय है कि भूभ्रंश पे भूकंप के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उन्हें प्राय आते हैं। दूसरा ऐसा है कि बजाड़ा झोन है। बजाड़ा झोन भी उन्होंने जो बताया, बजाड़ा झोन मतलब ये जो अधिशेष जो बह करके जाता है और मैदानी एरिया में जैसे ही प्रवेश करता है सकरी गली से निकल के, तो उसमें रेत बजरी और जो अधिशेष बचा रहता है नीचे का तलछट, वो जाकर के जमा हो जाती है और एक जलोढ़ पंखे का आकार बना लेती है। तो वो उसके वजह से भी कई बार बाढ़ की गुंजाइश होती है, उसमें बाढ़ नियंत्रण की आवश्यकता रहती है। तो ये 2-3 चीजें ऐसी है जो हमारे को मतलब थोड़ी अचरज में और थोड़ा प्रश्न चिन्ह लेकर के है कि भाई ये कैसे संभव है, इस तरीके का है ये तापी जो सरकार तापी मेगा रिचार्ज, तो ये मतलब इसका क्या है? तापी मेगा रिचार्ज का ये बताया गया उन्होंने कि भाई हम बांध में पानी रोकेंगे और पानी रोकने के बाद में जो निचला एरिया है वो परमेबल एरिया, उसमें पाजर है, मतलब वो एरिया क्या करेगा कि बाकी की जो नदियों को, जैसे यहाँ से जो नदियाँ जुड़ी है मेलघाट में, खंडू, खापरा, डोलार, जितनी भी नदियाँ जुड़ी जो तापी के ऊपर की जो नदियाँ है, तो वो नदियों में पानी साल भर बना रहेगा, मतलब वापस रिचार्ज होता रहेगा उसमें। मतलब जो पानी बह करके निकल जाता था वो पानी बह के नहीं रुकेगा, मतलब बह के नहीं जाएगा, बल्कि वहाँ पर रिचार्ज करता रहेगा उसको। तो इसका किसको फायदा होगा और किसका नुकसान होगा? फायदा नुकसान का तो विषय ऐसा है कि इसमें सबसे अहम चीज़ ऐसी है कि तापी मेगा रिचार्ज जो है, खास करके इससे जो पानी जा रहा है, एक पूर्णा नदी को जा रहा है, एक आनेर नदी को जा रहा है, इच्छापुर से होते हुए इस तरीके से, मतलब 2-3 नहरें इसमें निकलेंगी। ये नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। नदी जोड़ो परियोजना में बड़ा वास्ट विषय, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र को 1,34,706 हेक्टेयर को सिंचित होगा और मध्य प्रदेश को 1,23,082 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। तो नेचुरली मेलघाट को कितनी जमीन सिंचित होंगी और क्या होगा, इसके बारे में अपने भी जानकारी मांगी है सरकार से, और अधिक जानकारी। तो खास करके जो अपने जो महाराष्ट्र के जो गांव है जो इस तापी नदी के किनारे पे लगे हैं, तो उनको क्या नुकसान होगा इससे? इससे नुकसान तो निश्चित ही होने वाले, क्योंकि देखिए अगर बांध बनता है तो बांध बनने के बाद में, जैसे इसकी हाइट 22 मीटर है और 15x12 के इसमें 22 गेट है, तो जब बांध बनता है तो विपुल जल राशि फैली रहती है और उसके वजह से बैक्टीरियल, वायरल ऐसे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि वो जो कार्बनिक प्रक्रिया ऐसी होती है तलछट में जाके कि जिससे मीथेन और बाकी के कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का उत्सर्जन जाता है, ग्रीन हाउस गैसेज जिसको बोला जाता है। तो ये चीज़ें हमारे लोगों को होगा, और हमारे सामान्य भाषा में अगर कहे जाए तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ जाने से क्या होता है कि जो फूल के खिलने का जो प्रोसेस होता है वो बराबर व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। दूसरा ऐसा है कि फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, किण्वीकरण का, सड़न की जो प्रक्रिया होती है वो बराबर नहीं हो पाएगी, क्योंकि जल राशि अधिक होती है और सड़न नहीं होगी। तो जो जानवर आसपास के एरिया में जो भी होंगे तो उससे और भी दूसरे दुष्परिणाम इसके स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और तीसरी ऐसी बात है कि जब भी नहर का पानी या एक जगह रुका हुआ पानी को जब भी हम किसी और सिंचाई के लिए यूज करते हैं तो उसमें लवणीयता और क्षारीयता बढ़ती जाती है। इस प्रकार से नुकसान है। और सबसे अहम नुकसान ये है कि मेलघाट एक ऐसी जगह है, यहाँ पे रेयर चीजें हैं,
जैसे कि आप जानते हैं विशेष प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति, वन औषधि। अब ये इतना बड़ा एरिया 8,118 हेक्टेयर में कितने जंगल, कितने पेड़ काटे जाएंगे, कितनी लताएं, कितने शुभ, कितने प्रकार के घास जो दुर्लभ है, जो दुर्लभ होते जा रहे हैं, लुप्त प्राय होते जा रहे हैं, ऐसी चीजों का भी नुकसान हो जाएगा असमय पे। तो बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के हिसाब से भी इसमें नुकसान है। लेकिन लोगों को यहाँ का जो किनारे पे जो समुदाय रहता है जी, तो उनको डायरेक्ट क्या नुकसान होगा, जिससे लोग थोड़ी चिंता में नजर आ रहे हैं या जानकारी का थोड़ा अभाव है, तो असमंजसता थोड़ी बनी हुई है, तो एग्जैक्टली उनको क्या नुकसान होगा इससे? देखिए सरकार ने तो कहा है कि कोई गांव डूब में नहीं जाएगा, ये सरकार का कथन है। लेकिन हमारा व्यक्तिगत ऐसा अनुभव देखने में आया है कि कई बार अभी यहाँ पे 1-2 जगह छोटे जो डैम बने हैं तो उनके 15 कदम पर पानी रहता है। आप मुझे बताइए कि वर्षा ना हमारे ना आपके बस में है, तो ये जो वर्षा का, और पिछले कुछ सालों से वर्षा ने अपना जो मतलब मानसून ने अपना जो एटीट्यूड में बदलाव आया है, मतलब जो पहले 20 घंटे में जो बारिश होती थी वो अब 10 घंटों में होने लगी। तो ये जो मतलब मौसम में जो बदलाव और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, इससे भी आगे जा करके जो नज़दीकी जो गांव वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। और जो सामान्य रिस्क तो यही है कि डूब क्षेत्र के बाजू में रहने के वजह से जब एक बकरी को आप शेर के पास बांध देते हो तो उसकी क्या दशा होती है, सेम वैसी दशा डैम के बाजू में रहने वाले और पीछे और आगे रहने वालों की वही दशा हो जाती है। तो यहाँ की कुछ जमीन मतलब खेती की जमीन जाएगी, लोगों की जमीन जाएगी, जंगल जाएगा कि तो कैसे जमीन का कैसा बंटवारा है या जमीन कैसे क्या है? देखिए वैसा देखा जाए तो सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार जो भी अधिग्रहण किया जाएगा उसके पहले सरकार का काम था कि सोशल असेसमेंट, एनवायरमेंट असेसमेंट, इकोनॉमिक और ये सब चीज़ों के सर्वे करने के बाद में ही सरकार ने इसे पहल करना चाहिए। लेकिन सरकार की अपनी एक विचारधारा है और अपनी एक सोच है, एडमिनिस्ट्रेशन का अपना सोच है, जल संसाधन का अपना एक सोच है। लेकिन पब्लिक के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें इसको तो ये तय मान के चलिए कि जब तक यहाँ के लोग सहमति नहीं देंगे तब तक बांध का कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं शुरू होगा। आज आपने आपके नेतृत्व में और कुछ साथियों के नेतृत्व में लोगों के साथ उप विभागीय अधिकारी धारनी को निवेदन दिया है, तो आपकी क्या मांग है उनसे? हमारा ये कहना है कि ये जो डैम प्रस्तावित जो बांध है इसमें हम ये जानकारी लेना चाहते हैं। जानकारी तो उन्होंने दिया है लेकिन सुपरफिशियल है, सतही तौर पर। उसमें यह नहीं बताया गया है कि भाई जमीन जा रही है, उसमें शासकीय जमीन कितनी है, अशासकीय जमीन कितनी है और वन का कितना भाग जा रहा है, उसमें किस किस प्रकार के पेड़ जा रहे हैं और कितने हजार लाख पेड़ काटे जाएंगे असमय पे, उसके लिए क्या पर्यायी व्यवस्था की है। और जब आदिवासी या जो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं इनकी जमीन अगर चली जाती है तो इनको उदर निर्वाह के लिए और क्या व्यवस्था की है। और दूसरा ये कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया में इस बात की क्या गारंटी है कि सरकार इसको और आगे नहीं बढ़ा सकती। हो सकता है कि ये प्रथम स्टेज की अवस्था हो या फिर आगे भी इसमें कुछ गुंजाइश हो सकती है। तो अभी कुछ दिन पहले आपने तापी नदी के किनारे जो गांव है उन गांव का प्रत्यक्ष जाकर दौरा किया, लोगों से संवाद किया, लोगों से बात की, तो लोग क्या सोच रहे, क्या कोई चिंता लग रही है उनको या और कोई डर लग रहा है, या क्या देखा आपने इन गांव में जब दौरा किया? तो देखिए लोग तो इससे असंतुष्ट है और अशांत है और वो रहना भी चाहिए, क्योंकि कोरकू जो मतलब हम जिससे कहेंगे ना ओरिजिनल कोरकू, ऐसे तो कोरकू हर जगह पे है लेकिन कोरकू की जो खास करके जो संस्कृति है, रहन सहन है, आचरण है, वो सिर्फ मेलघाट में और वो कुछ ही एरिया में। तो परतवाड़ा के साइड में भी क्या हो गया कि शहर के वजह से वहाँ पर मतलब वो दिक्कतें आ रही है, मतलब मिक्स हो रही है जिस तरीके से संस्कृति में। लेकिन खास करके मेलघाट में, पश्चिम मेलघाट में जो हमारे लोग हैं उन लोगों को अपने अस्तित्व का खतरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर के वो लोग चिंतित है, उन्हें लग रहा है। अब मुझे बताइए कि अगर आप वो कह रहे हैं कि आपका घर नहीं जाएगा, जमीन जाएगी, और मैं कहता हूं कि घर चला जाए तो समझ में आता है क्योंकि घर दोबारा बना लेगा, लेकिन जमीन चली गई तो जमीन दोबारा तो नहीं बना सकता ना, सीधी सी बात है। और सरकार ने इतने विभिन्न प्रकार के कानून बनाए, आदिवासियों के लिए बनाए हैं, टाइगर के लिए बनाए, पर्यावरण के लिए बनाए, ये पूरे कानून ऐसा लगता नहीं कि भाई इसका कोई औचित्य है या इसका कोई अर्थ निकल रहा है फिलहाल। तो अंतिमता जो गांव इस तापी मेगा रिचार्ज में मतलब कि उससे थोड़े ग्रस्त होने वाले हैं
या उनको त्रासदी होने वाली है या नहीं होने वाली है, तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से पहले तो हम ये चाहते हैं कि पूरा स्पष्ट हमें पता रहना चाहिए कि नहर कहाँ से कहाँ जाने वाली है। बांध में सिपना भी ब्लॉक हो जाएगी तो सिपना का जल स्तर कहाँ से कहाँ तक जाएगा। मतलब सरकार ने पारदर्शी रखना चाहिए ये चीज़ों को। अगर पारदर्शी रहकर अगर सरकार बात करती है लोगों से तो लोगों के भी दिमाग में कुछ बातें समझ में आएंगी कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, हो सकता हम गलत सोच रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने लोगों के साथ में बैठना चाहिए और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को करने के पहले सरकार ने ये मतलब ये जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए खुद की कि हमारे को हम यहाँ मनमानी नहीं कर सकते। और ये मनमाना रवैया मुझे नहीं लगता है कि आगे दूर तक चलने देगा सरकार को, ऐसी अवस्था रही तो अभी यह तापी मेगा रिचार्ज का काम शुरू होगा, होने वाला है, या नहीं होने से पहले सरकार ने क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है सरकार ने लोगों से बात करना चाहिए। लोगों से मतलब जो भी लोगों को लगता है कि भाई हमारी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में जो भी लोग बात करना चाहते हैं सरकार ने उनसे बात करना चाहिए। और सरकार ने रिहैबिलिटेशन, रिसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन नहीं होगा चलो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप कहते हैं कि आदिवासियों को भूमिहीन करते नहीं आता, आप इधर कहते हो कि भाई अफेक्टेड फैमिलीज में महुआ चुनने वाले से लेकर मछली मारने वाले से लेकर जो जंगल पे वनोपज पर और वहाँ के आसपास वहाँ पे जो लोग मजदूरी करते हैं, अब मुझे बताइए 8,118 हेक्टेयर जमीन पे मजदूर कितने रहे होंगे, इनकी आजीविका के बारे में सरकार ने क्या सोचा है? तो अफेक्टेड फैमिलीज के बारे में लैंड एक्विजिशन एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इनके लिए भी व्यवस्था करनी होगी सरकार को। और सरकार का रुख देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतनी बारीकी में अंदर तक जाने वाली है। और कुछ अंतिमता और कुछ विशेष इसके ऊपर प्रकाश डाल सकेंगे? लोगों ने क्या करना चाहिए, सरकार ने क्या करना चाहिए, और से जो प्रशासन ने क्या करना चाहिए लोगों को ध्यान में रखते हुए? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने लोगों से बातें करना चाहिए, सरकार के प्रतिनिधियों ने लोगों के प्रतिनिधियों से बातें करना चाहिए। उनमें जो मैंने पहले कहा जो पारदर्शिता की विषय है, और दूसरा ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि ये जो नदी जोड़ो परियोजना का एक हिस्सा अगर बनता है ये तो कोई 15,000 किलोमीटर की बहुत बड़ी मतलब ये योजना है, नहर की योजना। इसमें 3,000 बड़े बांध बनाने वाले हैं और ये चीज़ें जब नदी से तलछट समुद्र में जाएंगे ही नहीं तो समुद्री वातावरण को और वहाँ पे रहने वाले जीवों के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा और इससे जलवायु परिवर्तन में बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद होगी। और अभी आप ही को जानकारी होगी कोयना घाटी में जो भूकंप आया था, कोयना घाटी में भूकंप 1962 में उसका निर्माण का कार्य शुरू हुआ, 63 में पानी भरा और 11 दिसंबर को 1967 को भूकंप आया। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये पानी की वजह से, जो जलाशय की वजह से हुआ है। और वारणा में भी अभी भूकंप वहाँ पे बहुत बार आ चुका है और हर साल मतलब यहाँ पर जो है भूकंप आते रहते हैं। ये पूरा क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, ये भी जोन 3 में आता है केंद्रीय मानक ब्यूरो के अनुसार। तो देखिए अब सरकार ने ये चीज़ों को मुझे ऐसा लगता है पर्यावरण, आदिवासी व ये जो प्रकृति और इसके बारे में सरकार ने ये सोचना चाहिए कि नदी एक जल आपूर्ति का साधन नहीं है, यह सभ्यता को खड़े करने वाली एक बहुत बड़ी हमारी, इसको हम हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, हमारे जो देश हमारे जैसा हमारा शरीर का स्पाइनल कॉर्ड होता है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वैसे देश की रीढ़ की हड्डी नदियां हैं। और सरकार अगर इस तरीके से कोई भी काम करती है जिससे हमारे नदियों को क्षति पहुंचती है तो मुझे लगता है कि ये आत्मघाती हो सकता है। आप ये तापी मेगा रिचार्ज के एक अभ्यासक भी है, एक कार्यकर्ता भी है और इस तापी मेगा रिचार्ज में आप स्वयं भी प्रभावित, स्वयं आप भी आप और आपके मतलब कि फैमिली भी इससे प्रभावित होने की संभावना है, तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए पहले तो हम जानकारी ले लेते हैं सरकार से, जैसा उन्होंने अभी तक जो जानकारी दी है वो सुपरफिशियल जानकारी है कि भाई इतने का गेट बनेगा, इतना इतना ऐसा होगा। हमें जानना चाहते हैं कि वाकई में वो जो नहरें हैं किस प्रकार से जाएंगी, पेड़ कितने कटे जाएंगे। और अभी मुझे बताइए कि बहुत सारे नाले, नदियाँ अवरुद्ध हो जाएंगी तो वो जो लोग उधर रहने वाले, पहले ही यहाँ पर मुसीबतें हैं, पहले ही हमारे मेलघाट में दुनिया भर की मुसीबत है, कुपोषण है, माता मृत्यु है, आरोग्य की समस्या है, शिक्षण की समस्या है, दुनिया भर की समस्या। एक और उनसे बड़ी मुसीबत लाके रखी जा रही है यहाँ पर। तो हम ये चाहते हैं कि भाई मुसीबत आ तो रही है लेकिन उसके साथ में कुछ चर्चा हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, देखिए क्या रास्ता निकलता है। तो अगर ऐसा होता है कि भाई कोई समझौता नहीं होता है तो आखिरी तो वही है, सत्याग्रह के लिए तो हम हमेशा तत्पर है।
क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम लोग सत्याग्रह के लिए हमेशा खड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवि पटेल साहब। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।